तो इस प्रकार ढोला मारूंगा दुहे में हमने भाव पक्ष के बारे में पढ़ा। भाव पक्ष किसी भी काव्य को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसी तरह से अब हम कला पक्ष में दूसरा जो है वो पक्ष पढ़ेंगे अलंकार विधान, यानी अलंकारों का प्रयोग। ढोला मारूंगा दुहा में, मारूंगा दुहा में मूल रूप से वेण सगाई, वेण सगाई अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, इसमें आप उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का विधान किया गया है। देखो, ढोला मारूंगा दुहा काव्य में वेण सगाई ये अलंकार का नाम है, जो राजस्थानी लोक संस्कृति में इसे वेण सगाई कहा जाता है। यह अलंकार है राजस्थानी अलंकार, जो बहुत ही कम लौकिक काव्यों में ही केवल देखने को मिलता है। अलंकारों का प्रयोग हुआ जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का विधान किया गया है। अलंकारों के कारण काव्य में आकर्षण उत्पन्न हो गया है। काव्य में सहजता आ गई है। अलंकार के कारण लौकिक काव्य को विशिष्ट पहचान मिली है। तो इस प्रकार अलंकारों में ये अलंकार राजस्थान लोक जीवन को चित्रित करने में सफल रहे। तो अलंकारों के कारण लौकिक काव्य में विशिष्टता एक पहचान मिली है, और ये अलंकार राजस्थान की लोक जीवन को चित्रित करने में सफल रहे हैं। अलंकारों का प्रयोग सहज एवं मौलिक है।
अधिकांश काव्य में तो बिना अलंकार के काव्य में भाव सौंदर्य कला पक्ष का पुट आ गया है। राजस्थान के लोक जीवन को मौलिक ये चित्रित करने में सफल रहे हैं। अलंकारों का प्रयोग सहज एवं मौलिक है। अधिकांश काव्य में बिना अलंकारों के काव्य में सौंदर्य एवं कला का पक्ष पुट आ गया है। तो ये सभी बताया गया है। अब आगे हम कहते हैं अलंकारों के बाद में आता छंद, कि छंदों का प्रयोग किस रूप में हुआ है। छंदों का रूप अब आता है अलंकार के बाद में। तीसरी जो विशेषता है वो है छंदों की, यानी तीसरा पक्ष आता है छंद विधान। देखिए, काव्य में रागात्मक, लयात्मक, सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए छंदों का विधान किया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में भी कि जो छंद हैं वो किसी भी काव्य को रागात्मक यानी उसमें संगीतात्मकता उत्पन्न करने के लिए छंदों का प्रयोग किया जाता है। छंद काव्य का अभिन्न अंग माना गया है। जिस तरह से अलंकार महत्वपूर्ण अंग है, उसी तरह से छंद भी काव्य का अभिन्न अंग है। और ये काव्य में लयात्मकता उत्पन्न करने का काम करते हैं और छंदों का इसमें विधान किया गया है। देखिए, जो मूल रूप से ढोला मारूरा दोहा में तीन प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है जिसमें पहले तो आप लिख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे छंद है। पहले तो है गाहा, यानी जिसे गाथा कहा जाता है। दूसरा है गाहा के बाद में दोहा छंद, और तीसरा है उसे चंद्रयान, ये भी छंद का नाम है। ये तीन प्रकार के छंदों का विधान किया गया है। और इसके अलावा काव्य में 668 दोहे, 4 गाहा तथा 13 सोरठों का प्रयोग छंदों के रूप में किया गया है। लौकिक काव्य गए होने के कारण
कारण छंदों, लौकिक कारण गए होने के कारण छंदों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, अत्यधिक बढ़ गया है, बढ़ गया है। क्या नाम है? चंद्रायन, चंद्रायन, चंद एक मात्रिक समछंद है, यानी एक चंद्रायन एक सममात्रिक छंद है जिसमें 21 मात्राएं होती है, जिसमें 21 मात्राएं होती है, इसलिए इसे मात्रिक छंद कहा जाता है। ग्यारहवीं मात्रा में जगन और 10वीं मात्रा में, 10वीं मात्रा में और 10वीं मात्रा में रगड़ होता है। इस प्रकार छंद का सुंदर विधान डोला मारू रा दुहा में मिलता है। तो इस प्रकार से छंद का सुंदर विधान डोला मारूरा दोहा में मिलता है। ये छंद विधान है जो काव्य में रागात्मक लयात्मकता और सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। डोला मारूरा में 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। गाहा, दोहा, चंद्रायण। काव्य में 668 दोहे, 4 गाहा और 3 सोटों का प्रयोग छंदों के रूप में किया गया है। लौकिक काव्य गए होने के कारण, यानी गाया जाता है इसको राग के साथ में, गए होने के कारण छंदों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। चंद्रायण छंद एक मात्रिक समछंद है जिसमें 21 मात्राएं होती है। 11वीं मात्रा में जगन और 10वीं मात्रा में रगण होता है। इस प्रकार छंद का सुंदर विधान डोला मारू में मिलता है। तो ये सारी विशेषताएं उस डोला मारूरा दोहे की हम देख सकते हैं। अब आता है छंद विधान के बाद में हमारा आता प्रतीक योजना। प्रतीक योजना, प्रतीक योजना, किस तरह से प्रतीक योजना का प्रयोग काव्य में देखने को मिलता है। प्रतीक योजना, प्रतीक विधान, प्रतीक विधान यानी डोला मारू रा दोहा को डोला मारूरा दोहा को सहज बनाने में प्रतीक विधान का महत्वपूर्ण योगदान है। डोला मारूरा दोहा को सहज बनाने में प्रतीक विधान का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें सबसे पहले प्रतीक के रूप में हम जैसे देखें, जैसे चातक, स्वाति नक्षत्र है, जल, कुआ,
कुआ, कुरजा पक्षी, पपीहा, केर, क्या क्या बोलते हैं उसको, केर, झाड़ी, झाड़, जाखर, झाड़ जाखर आदि प्रतीक रूप में आए हैं। मारवाड़ी की वीर व्यथा को बढ़ाने में चातक पक्षी जो प्रतीक बनकर आया है, विरहणी की व्यथा को बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार गहरे कुएं, इसी प्रकार गहरे कुएं राजस्थान की लोक संस्कृति का परिचय देते हैं। तो ये सारे प्रतीक के रूप में हैं। इसमें चातक, स्वाति, जल, कुआ, कुरजा, पक्षी, पपिया, केर, झाड़, जाकर आदि प्रतीक रूप में आए हैं। मारवाड़ी वीर व्यथा को बढ़ाने में चातक पक्षी जो प्रतीक बनकर आया है, विरहणी की व्यथा को बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार गहरे कुएं राजस्थान की लोक संस्कृति का परिचय देते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये सभी प्रतीक विधान हैं जिनका प्रयोग कवि ने अपने इस काव्य में किया है। अब हम देखते हैं कि अगला जो विषय है प्रतीक विधान के अलावा वो है कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको हम देख सकते हैं। चित्रात्मकता, चित्रात्मकता का मतलब होता है कि जिस घटना का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता हो जिसे पढ़कर या सुनकर हमारा मानस हिल उठे, शब्दों में
शब्दों में बड़ी मार्मिकता होती है, मार्मिकता होती है। मारवाणी के बारे में सोचकर ढोला उसके रूप सौंदर्य की उसके रूप सौंदर्य की कल्पना में खो जाते हैं। ढाडी का मारू राग ढोला को मारवाणी का ढोला को मारवाणी का स्मरण करवा देता है। तो इस प्रकार से यह चित्रात्मकता यानी उसका रूप, उसका सौंदर्य उसकी आंखों के सामने मंडराने लगता है। तो ये प्रत्यक्ष घटना का प्रभाव, जैसे ही मारू राग वो गाता है तो यानी जो ढाडी है, ढाडी जब मारू राग गाता है तो उस मारू राग से इतना प्रभावित होता है कि ढोला को मारवाणी का स्मरण करवा देता है, उसे मारवाणी की वो कल्पना करने लगता है। ये सभी चित्रात्मकता है, यानी रूप का आकर्षण चेहरे के सामने आ जाता है पूरी तरह से। तो ये सभी क्या है? आकर्षणता है। अब आता है, अब अगली जो विशेषता है वह आता है, वह आती है लोकोक्तियां एवं मुहावरे। ये भी कला पक्ष का अभिनंग है। लिखो, यानी ढोला मारूरा दुहा में, मारूरा दुहा में लोकोक्ति एवं मुहावरों ने काव्य में विविधता ला दी है, विविधता ला दी है। लोकोक्तियों का लोक प्रचलित कथाओं में विशेष महत्व रहा है। लोकोक्तियों के कारण विशेष महत्व रहा है। तो किस तरह से लोकोक्तियों को भी नए रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ढोला मारूरा दुहा में लोकोक्तियों ने काव्य को नया रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान
दिया है। किसी कथन को विशेष बनाने के लिए लोकोक्ति या मुहावरों का प्रयोग आवश्यक। तो यहां पर कथाओं में भी, लोक कथाओं में भी प्रचलित लोकोक्तियों का महत्व है। लोकोक्तियों ने काव्य को नया रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसी भी कथन को विशेष बनाने के लिए लोकोक्तियां या मुहावरों का प्रयोग आवश्यक है। जैसा कि हमने डोला मारूरा दोहा में भी अनेक प्रकार की लोकोक्तियों को प्रचलित रूप में देख सकते हैं। अब आता है हमारा विशेष। ये तो था लोकोक्ति और मुहावरे। अब आता है हमारा विशेष। कला पक्ष में चौथा पॉइंट है, वो आता है, चौथा पॉइंट नहीं बस यही है, विशेष। या हम कह सकते हैं कि विशेष, जिसे हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं। इस प्रकार डोला मारू दोहा काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष में श्रृंगार के संयोग एवं वियोग पक्ष तथा प्रेम चित्रण लोक संस्कृति विधान हुआ है। कला पक्ष में अलंकार, छंद, प्रतीक, मुहावरे, लोकोक्तियां, आदि के कारण काव्य में सरसता आ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, डोला मारूरा दोहा काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष में श्रृंगार के संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, यानी दोनों का ही हमने देखा कि संयोग श्रृंगार में नायक नायिका डोला आपस में मिलते समय किस तरह की परिचर्चाएं वहां चलती, किस प्रकार का उल्लेख होता है। तो इस प्रकार कला पक्ष के रूप में राजस्थान की लोक संस्कृति की विविधता के कारण काव्य में सरसता आ गई है। देखिए आगे हम लिख सकते इस प्रकार, डोला मारूरा दोहे में डोला
मारूरा दुहा काव्य में राजस्थान के भौगोलिक दृश्य भौगोलिक वातावरण एवं वनस्पति रीति रिवाज परंपरा बोलचाल रहन सहन आदि का वर्णन मिलता है, किंतु ढोला मारूरा दुहा काव्य में सच्चे प्रेम की दाम्पत्य भाव का सुंदर रूप यहाँ देखा जा सकता है। भाव पक्ष में हृदय की मनोस्थिति का सुंदर चित्रण मिलता है। वहीं कला पक्ष भी अपनी अनेक विशेषताओं के कारण यह काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सफल लौकिक काव्य कहा जा सकता है। सफल लौकिक काव्य कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। विशेष में हम ये लिख सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि इस प्रकार ढोला मारूरा दोहा काव्य सुंदर में भाव श्रृंगार के संयोग और दोनों पक्षों का है, प्रेम चित्रण है, लोक संस्कृति का विधान है, कला पक्ष में अलंकार, छंद, प्रतीक, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि का प्रयोग इसमें सरसता आ गई है। ढोला मारूरा दोहा काव्य में राजस्थान के भौगोलिक वातावरण, वनस्पति, रीति रिवाज, परंपरा, बोलचाल, रहन सहन, खान पान आदि का वर्णन मिलता है, किंतु ढोला मारूरा दोहा काव्य में सच्चे प्रेम की दाम्पत्य भाव का सुंदर रूप यहाँ देखा जा सकता है। भाव पक्ष में हृदय की मनोस्थिति का सुंदर चित्रण मिलता है, वहीं कला पक्ष में अपनी अनेक विशेषताओं के कारण ये सौंदर्य की दृष्टि से, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से एक सफल लौकिक काव्य कहा जा सकता है। तो यहाँ तक हमने बताया कि ये इसकी विशेषताओं को बताने वाला काव्य है। तो इस प्रकार ढोला मारूरा दोहा जो भाव पक्ष की दृष्टि से और कला पक्ष की दृष्टि से हमें काव्य सौंदर्य के संबंध में अभी पढ़ा। ये
ढोला मारूरा दोहा का काव्य सौंदर्य है, जिसमें भाव पक्ष भी आएगा और कला पक्ष भी आएगा। और एक कथानक आपको सभी को याद होना चाहिए कि ढोला मारू दोनों ही की ये त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित है। एक तरफ ढोला है, दूसरी तरफ मारवणी है, और तीसरी है मालवणी, मालव प्रदेश की राजकुमारी, जो ढोला से जिसका विवाह होता है युवावस्था में, और मारवणी का विवाह होता है बालपन में, जब वो 1.5 साल की होती है और ढोला उस समय 3 साल के हो रहे होते हैं, तो उस समय उसका विवाह होता है। तो इसको लेकर के हम ये लिखना है कि ये बालपन का जो विवाह है युवावस्था में जाकर के वह दाम्पत्य रूप में परिणित हो जाता है, अर्थात उसे अनुभूति हो जाती है कि ढोला ही उसका प्रियतम है, ढोला ही उसका पति है। उसे प्राप्त करने के लिए वह उसकी विरह वेदना में डूब जाती है। तो हमारा जो ये था एक काव्य सौंदर्य से संबंधित जो क्वेश्चन था उसको हमने पढ़ा। तो इस प्रकार ये हमारा आज पहला जो क्वेश्चन था ढोला मारूरा दोहा ये समाप्त हो गया। आगे आगामी हमारा जो ढोला मारूरा जो परीक्षा की दृष्टि से आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी क्वेश्चन होगा वो हम अवश्य करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।